व्हाट इज अप गाइस। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फोर्स के बारे में जो अगर ना होता तो हमारा अर्थ के सरफेस से चिपका होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था, एंड दैट इज ग्रेविटी। सो व्हाट इज ग्रेविटी? इन सिंपल वर्ड्स, ग्रेविटी इज अ फोर्स विच अप्लाइड बाय अ मासेस ऑब्जेक्ट, यानी कि हर वह पार्टिकल या हर वह ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना मास होता है उसके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। तो आज हम न्यूटन को याद करते हुए फिर से उनके कुछ लॉस के बारे में और ग्रेविटी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेविटी के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ यार उसको पहले देख लो। तो मेरा नाम है सौरभ कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। Let's start with fact number 1. Changing in G-force field anti-gravity. अब दोस्तों G-force क्या होता है? So any indirect change in your weight is G-force. Let's suppose an example. आप एक रोलर कोस्टर में बैठे हैं और अभी रोलर कोस्टर ट्रैक के सबसे निचले साइड में है, यानी कि अब वो ऊपर चढ़ना शुरू कर रहा है। तो ऐसे में आपको एक बैकवर्ड फोर्स महसूस होगा, यानी कि ग्रेविटी आपको पीछे की ओर खींच रही है, लेकिन रोलर कोस्टर आगे की ओर बढ़ेगा जिससे आपको अपना वेट बढ़ता हुआ महसूस होगा। लेकिन वही रोलर कोस्टर जब उस ट्रैक के टॉप पे होगा और डाउन साइड जाने मूव करने वाला होगा तब आपको अपना वेट लूज होता हुआ महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर रोलर कोस्टर का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रोलर कोस्टर इतना ज़्यादा एक्सीलरेट करता है कि हमें अपना जो वेट है वो कम महसूस होता है। यही होता है दोस्तों कि अगर हम एक्सीलरेशन में हैं तो हमें एंटी ग्रेविटी फील होती है। फैक्ट नंबर 2, विदाउट ग्रेविटी योर बॉडी स्टार्ट्स टू गो रॉन्ग। दोस्तों हमें पता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि हम अर्थ के ही अंदर में सरवाइव कर सकते हैं, मतलब कि हमारे लिए अर्थ की ही ग्रेविटी सफिशिएंट है। अगर हम ये चाहेंगे कि हम मंगल पर या फिर मार्स पर कहीं और जाके रहने लगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ेंगी, मोस्टली ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बिल्कुल ही अलग है। या नहीं तो वो कम होगी या नहीं तो बहुत ज़्यादा होगी, जिस कारण से हमारा बोन काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है। इसी कारण से जब भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से अर्थ पर आते हैं तो उन्हें चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। मोस्टली टाइम उनके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे यूज व्हील चेयर फॉर सम मंथ्स। फैक्ट नंबर 3, यू कैन स्टिल फील 90% ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन द ISS। दोस्तों ISS ऑर्बिट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ बिटवीन 320 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, यानी कि ISS में हमेशा आपको माइक्रो ग्रेविटी फील होगा, लेकिन इसके होते हुए भी वहाँ के एस्ट्रोनॉट को ISS में ग्रेविटी फील नहीं होती। ऐसा क्यों? दोस्तों इसका सिंपल सा कारण ये है क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले फैक्ट में कहा था कि अगर आप एक्सेलरेशन में हैं तो आपको एंटी ग्रेविटी फील होगा, और अगर आप ISS का ध्यान दें तो ISS हमेशा 320 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर सी लेवल से ऊपर उड़ता है। सिर्फ उड़ता नहीं है, वो एक हाईली स्पीड में अर्थ को ऑर्बिट करता है, जिसके कारण उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट को 2400 घंटे फ्री फॉल कंडीशन में रहना पड़ता है। और इन फ्री फॉल कंडीशन यू फील लाइक एंटी ग्रेविटी, आपको हमेशा फील हुआ कि आप एंटी ग्रेविटी के अंदर में है, और इसीलिए उनको माइक्रो ग्रेविटी का ज़्यादा असर नहीं पड़ता, पर वहाँ पे 90% ऑफ माइक्रो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस रहता है। फैक्ट नंबर 4, ग्रेविटी बेंड लाइट। दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाइए इसको देखिए। इसका सिंपल सा कहना ये है इस फैक्ट का कि जब दूर से कोई भी लाइट आता है तो ग्रेविटी क्या करता है, उस लाइट के पाथ को बेंड कर देता है। मोस्टली ये सिंपल है क्योंकि ये एक फैब्रिक की तरह है पूरा स्पेस, और इसमें जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डेंस होगा वो अपने आसपास के एरिया को उतना ज़्यादा कर्व कर देता है, और जब भी लाइट उसके पास से निकलती है तो वो बेंड हो जाती है और सिंपली लाइट का पाथ बेंड हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्वांटम मैकेनिक्स एंड ग्रेविटी डोंट मिक्स। दोस्तों हम हमेशा से समझते आए हैं या सुनते आए हैं कि आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, क्वांटम मैकेनिक्स में उन्होंने एटम के काम करने के तरीके को या फिर मैटर के प्रकार को, मैटर के काम करने के तरीके को एक्सप्लेन किया था, पर उन्होंने बताया कि इसमें ग्रेविटी मैटर के साथ किस प्रकार काम करता है। लेकिन अगर हम इसको एक ग्रेविटी के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस काफ़ी छोटा नहीं है, ग्रेविटी एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर पे काम करता है, ये कई एक सोलर सिस्टम को, गैलेक्सी को आपस में बना के रखता है। तो ऐसे में एक क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जो थ्योरी लागू होती है उसको हम एक बड़े स्केल पे नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए हमें दोनों के लिए अलग अलग थ्योरीज चाहिए। जो यही कारण है कि क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी दोनों थ्योरी सेम नहीं हो सकती। फैक्ट नंबर 6,
सम बैक्टीरिया ग्रो बेटर इन माइक्रोग्रेविटी। दोस्तों आपको पता है कि हम यानी कि मनुष्य धरती पर ही पनप सकते हैं, कहीं अगर हम स्पेस में जाए तो हम मर जाएंगे। उसी तरह कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अर्थ पर तो पनपते ही हैं, लेकिन जैसे ही इनको माइक्रोग्रेविटी में या फिर स्पेस में ले जाया जाता है तो इनकी जो आबादी है या फिर इनकी जो रिप्रोडक्शन है या फिर जो लाइफ ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 7, डार्क एनर्जी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। दोस्तों एक वीडियो आपने देखा होगा मेरा, जिससे मैंने आपको बताया कि डार्क एनर्जी या फिर डार्क मैटर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा अगेंस्ट ग्रेविटी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी बहुत, आपको पता होगा कि चारों फोर्सेस में से ग्रेविटी सबसे वीक फोर्स है, यानी कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने के बाद भी ग्रेविटी इतने बड़े बड़े गैलेक्सी को एक साथ एक बॉन्ड एक स्ट्रक्चर में कैसे रख पाती है? इसका सिंपल सा आंसर है डार्क एनर्जी। दोस्तों डार्क एनर्जी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, मतलब कि पक्का प्रूफ नहीं है कि ये है, और ये पक्का कह भी नहीं सकता कि नहीं है, क्योंकि इसके होने के सबूत हमें हर जगह दिखाई देते हैं, बस इसके एग्जिस्टेंट के प्रूफ हमारे पास अभी नहीं है। तो डार्क एनर्जी सिंपली क्या करता है कि ग्रेविटी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और एक ग्रेविटी को एक तरह से बॉन्डिंग का काम करता है। फैक्ट नंबर 8, न्यूटन वॉज नॉट हिट बाय एन एप्पल। दोस्तों आपको इसको एक अलग व्यू में देखना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यूटन ने, ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा और उन्होंने ग्रेविटी का खोज कर दिया। क्या ये बात सही है? दोस्तों ये बात गलत है। उनके सर पे सेब गिरा था, नहीं गिरा था, दैट वाज नॉट मैटर, बट उनके सेब गिरने के बाद ही उन्होंने ग्रेविटी का खोज किया, कुछ टाइम के बाद खोज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ग्रेविटी का खोज करना कोई कंसेप्टिकल थ्योरी नहीं था कि एक सेब गिरने के मात्र से ही वो ग्रेविटी का खोज कर दे। ये एक मोटिवेशनल मोटिव के तौर पर दिखाया जाता है कि कोई बंदा इतना इंस्पायर था कि सिर्फ एक सेब गिरने के कॉन्सेप्ट से उन्होंने ग्रेविटी जैसे बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। तो ये हम नहीं कह सकते कि एक सेब गिरने या फिर एक सेब के चोट लगने से उन्होंने ग्रेविटी का खोज किया। फैक्ट नंबर 9, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। दोस्तों यहाँ इस फैक्ट में न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और दोनों के बीच में एक जंग शुरू कर दी। कैसी जंग? सुनिए। न्यूटन ने ये बोले थे कि ग्रेविटी कांस्टेंट है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटी रिलेटिव है। दोनों में चेंज ये था कि न्यूटन मानते थे कि ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटी एक फील्ड की तरह काम करता है, लेकिन आइंस्टाइन इसके ठीक उल्टा बोलते थे कि नहीं, ग्रेविटी एक स्पेस टाइम का हिस्सा है, ग्रेविटी एक फैब्रिक की तरह है जिसके ऊपर जितना ऑब्जेक्ट जो जितना ज़्यादा डेंस होता है वो अपने आसपास के एरिया को उतना ज़्यादा वार्म कर लेता है। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। फैक्ट नंबर 10, ग्रेविटी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों ये भी एक ऐसा वाद विवाद वाला केस था। न्यूटन का कहना था कि ग्रेविटी का स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, यानी कि ग्रेविटी लाइट ऑफ स्पीड के जितना इक्वल होता है, वो उसी के अप्रॉक्स चलता है। लेकिन अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे तो ये कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कि सोलर सिस्टम में सूर्य अचानक से अपने जगह से गायब हुए, पृथ्वी और बाकी पृथ्वी समेत सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट से उसी टाइम पे निकल जाएंगे। दोस्तों ये कहना था न्यूटन का, लेकिन जब आइंस्टाइन आए उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि लाइट से ज़्यादा फास्टर अभी तक में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ मास के साथ लाइट के स्पीड को अचीव नहीं कर सकती। मासलेस होके ही कोई लाइट की स्पीड को अचीव कर सकता है। ऐसे में ग्रेविटी जो कि सिर्फ एक फोर्स है उसका स्पीड ऑफ लाइट गेन कर पाना नामुमकिन था। तो उन्होंने इसका आंसर ये दिया कि अगर सूर्य अपने जगह से गायब होता है तो एग्जैक्ट टाइम पे पृथ्वी अपने ऑर्बिट से नहीं निकलेगा। पृथ्वी को अपने ऑर्बिट से निकलने के लिए 8 मिनट्स का टाइम लगेगा। जी दोस्तों 8 मिनट। सूर्य की धूप किरणों को आने में 7 मिनट 42 सेकंड या अप्रॉक्स का टाइम लगता है, लेकिन ग्रेविटी को अपना इन्फ्लुएंस हटने में 8 मिनट का टाइम लगेगा। यानी कि सूर्य अगर अपने जगह से हट जाता है तो पृथ्वी को अपने ऑर्बिट से हटने में टोटल 8 मिनट्स लगेंगे, जो कि ये बताता है कि ग्रेविटी लाइट के अप्रॉक्स पहुंच पाती है लेकिन एग्जैक्ट लाइट के बराबर नहीं है। सो दैट इज अ फॉर टुडे गाइस। मैंने साईफाई मूवी में बहुत बार देखा है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में अपने स्पेसशिप में एंटी ग्रेविटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, बट इन रियल लाइफ ये भी पॉसिबल है। अगर एक ऐसा स्पेसशिप बनाया जाए जो सर्कुलर मोशन में घूमता हो तो उसके अंदर में हम एंटी ग्रेविटी बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि यह पॉसिबल है या नहीं है, या कब तक पॉसिबल है, यानी यह कब पॉसिबल हो सकता है? 2020, 32, 33, 40? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स।
अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी आपको डाउट है इसमें, फील फ्री टू यूज़ कमेंट बॉक्स, यानी तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाओ फॉलो कर ले यार, सोच क्या रहे हो। और दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद आई है, इससे पिछली वाली वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दी है। तो बहुत सारा प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे ही साइंस फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्वांटम दुनिया को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, तब तक मेरी वीडियो की अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, जय हिंद।